हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डिप्लोमा एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर 8 में हम लोगों ने जो चैप्टर था हम लोगों का चैप्टर 5 कंक्रीट मिक्स निर्धारण, ये हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिया था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना चैप्टर 6 फर्माबंदी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब आखिर फ्रेमवर्क होता क्या है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कंक्रीट जब हम लोग तुरंत बनाते हैं तो सुघट्य अवस्था में होती है और इसको प्रॉपर शेप में ढालने के लिए हमको एक फर्माबंदी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एक मोल्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो और जिस शेप का हमें स्ट्रक्चर चाहिए उसी शेप का हम लोग फॉर्म वर्क करते हैं और उसी में कंक्रीट प्लेस करते हैं, जिससे कि कंक्रीट दृढ़ होके फिर हम लोगों का एक सामर्थ्यवान पिंड बन जाता है, ठीक? तो हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं फर्माबंदी का। तो जो ताज़ा कंक्रीट होती है मतलब ग्रीन कंक्रीट जो होती है, उसका जो प्रारंभिक अवस्था काफ़ी सुघट्य होती है, ठीक है ना? तो प्रारंभिक जो इसकी स्टेट होती है प्लास्टिक स्टेट होती है, जिसमें से किसी भी जिसको कि किसी भी वांछित आकृति में ढाला जा सकता है, परंतु ढालने के समय से लेकर जब तक कंक्रीट में स्वयं का भार सँभालने की सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होती है, इसे एक अस्थायी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? तो अस्थायी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है और यही अस्थायी जो सपोर्ट होता है, इसी रचना को हम लोग क्या कहते हैं? फर्माबंदी कहते हैं। ठीक है? और जब कंक्रीट सेट हो जाती है और पर्याप्त कठोर हो जाती है, तो ये फर्माबंदी हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब फर्माबंदी के भाग देख लेते हैं। तो फर्माबंदी के भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला तो होता है तख्ताबंदी यानी कि शटरिंग और नेक्स्ट होता है ढूलाबंदी मतलब सेंटरिंग या फिर स्टैगिंग। अब इस दोनों का अंतर देख लेते हैं। जो शटरिंग होता है ना, जैसे हम लोगों को अपने यहाँ घर में एक छत डालनी हो, तो छत डालने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि किनारे-किनारे से पिलर उठा देते हैं और उसके बाद ऊपर से हम लोग शटरिंग करने के लिए इसके ऊपर प्लाईवुड या फिर और जितने भी तख्ते होते हैं, पटरे होते हैं, ये लगाते हैं और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? टेक लगाते हैं, छोटी-छोटी बल्लियाँ लगाते हैं। ठीक? तो यही बल्लियाँ जो लगी होती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? ढूलाबंदी या फिर सेंटरिंग या फिर स्टैगिंग कहते हैं। तो कंक्रीट अवयव को वांछित शक्ल में ढालने के लिए जो साँचा या मोल्ड तैयार किया जाता है, उसे हम लोग तख्ताबंदी कहते हैं, ठीक? ऊपर वाला जो साँचा तैयार किया जाता है, इसे ही तख्ताबंदी कहते हैं। और साँचों साँचों को वांछित स्थिति या फिर ऊँचाई में टिकाने के लिए इसके नीचे जो अवयव यहाँ पे क्या लिखा? जो अवयव दिए जाते हैं, उन्हें ढूला या टेक कहते हैं, ठीक है ना? तो ये जो अवयव दिए जा रहे हैं, इसको इसकी प्रॉपर हाइट में मेंटेन करने के लिए इन्हें ही ढूला कहते हैं, ठीक? और या फिर सेंटरिंग कहते हैं। अब ढूलाबंदी जो शटरिंग होती है कंक्रीट के सीधे संपर्क में आती है, भाई इसी के ऊपर तो कंक्रीट प्लेस किया जाता है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है कंक्रीट के। अतः कंक्रीट के अवयव की उत्तम संपूर्ति या फिनिश प्राप्त करने के लिए जो इसकी इंटरनल सरफेस होती है, वो एकदम बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, गाँठ रहित होनी चाहिए, समतल या फिर और चिकनी होनी चाहिए। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे कोई गाँठ नहीं रहेगा या फिर गाँठ रहेगी या फिर समतल नहीं रहेगा तो होगा क्या कि जो इसका जो इनर सरफेस है, वो इनर सरफेस उतना अच्छी उसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी, ऊबड़-खाबड़ फिनिशिंग आएगी ना, जो कि देखने से दृश्य से भी अच्छा नहीं रहेगा और जो जो रिस्पेक्टिवली हमको जितनी सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य भी हमको इस तरह की जो हम लोगों की जो समतल सतह नहीं होती है, उसमें उतनी अच्छी सामर्थ्य भी नहीं मिलती है। ठीक? तो ढूला पर्याप्त दृढ़ होना चाहिए, भाई जो नीचे से टेक लगा रहे हैं, वो टेक क्या होने चाहिए? प्रॉपर दृढ़ होने चाहिए, ताकि यह भार पड़ने पर नीचे धँसे नहीं और इसे हटाते समय भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक? अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एक अच्छी फर्माबंदी की आवश्यकताएँ क्या-क्या होती हैं? तो देख लेते हैं, एक अच्छी जो फर्माबंदी की क्या विशेषताएँ होती हैं? पहली होती है सही परिमाप। अब भाई जैसा-जैसा जिस शेप का और जिस परिमाप का हमें स्ट्रक्चर चाहिए, उसी परिमाप का ही हमको जो मोल्ड है या फिर फ्रेमवर्क है तैयार करना चाहिए, ठीक है ना?
और कंक्रीट सेट होते समय कुछ सिकुड़ती है, अतः शटरिंग के जो भीतरी माप होती है, उस पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कंक्रीट सेट होते समय कुछ सिकुड़ेगी, जिससे हमारा स्ट्रक्चर खराब ना होने पाए, इसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है समतल सतह। क्या है? समतल सतह। वही अभी हमने जैसे पहले बताया है कि अगर इसकी जो सरफेस है वो समतल नहीं रहेगी, गाँठ रहित नहीं होगी, तो हम लोगों की जो अपीयरेंस है, वो इतनी अच्छी अपीयरेंस नहीं आएगी। इसीलिए हम लोगों को जो इसकी सतह होनी चाहिए, वो सुंदर, चिकनी, समतल व गाँठ रहित होनी चाहिए, ठीक? नेक्स्ट है दृढ़ता। अब दृढ़ता मतलब ये हो गया कि फ़र्माबंदी प्रॉपर मजबूत या दृढ़ होनी चाहिए। अब चूँकि कंक्रीट का वेट तो लगभग कितना होता है? 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। अब इतनी भारी कंक्रीट को सँभालने के लिए जो हम लोग अपना फ़र्माबंदी करते हैं, अगर वो दृढ़ नहीं रहेगा, तो फिर हम लोगों की जो फ़र्माबंदी है वो टूट जाएगी और सारा कंक्रीट नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए हमारा फ़र्मा जो है, वो फ़र्माबंदी जो है प्रॉपर दृढ़ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जल अवरोधी। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब कंक्रीट प्लेस करते हैं तो प्लास्टिक स्टेट में होती है, और जिसमें क्या भाई हम जल मिला के तो कंक्रीट तैयार करते हैं, और जल रोधी नहीं रहेगी, तो फिर कंक्रीट से जल अलग होके इस फर्मा के थ्रू बाहर हो जाएगा। जिससे होगा क्या कि वहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, पानी की कमी पड़ जाएगी, जिससे अच्छे से हाइड्रेशन नहीं होगा। तो लिखा है ना, तख्ताबंदी जलरोधी होनी चाहिए ताकि कंक्रीट का पानी ना सोख सके, और सांचे के सभी भीतरी जोड़ पूर्णतः जलरोधक होने चाहिए, और कंक्रीट डालते समय इसकी जो स्लरी है, वो फर्माबंदी के जोड़ों से बाहर नहीं टपकनी चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम भार। अब देखो, इसकी स्ट्रेंथ तो दृढ़ तो कायदे से होना चाहिए, हमारा जो फ्रेमवर्क है या फर्माबंदी है, पर इसका बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम हैवी वेट में कंक्रीट इसमें प्लेस कर रहे हैं। तो इसीलिए जितना कम वेट रहेगा और जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, उतना ही अच्छा रहेगा हमारा यही फर्माबंदी। और अगर बहुत ज़्यादा वज़न नहीं रहेगा, तो इसको लगाते व हटाते समय भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हटाने में सरलता, जो हमारा फर्माबंदी होती है, इसको ऐसे लगाना चाहिए कि इसे हटाने में भी सरलता हो, बहुत मेहनत ना करनी पड़े लगाने में, ठीक है? तो लिखा है ना, इस प्रकार जो ढूला या तख्ताबंदी खड़ी करनी चाहिए कि निर्माण के पश्चात इसे आसानी से हटाया जा सके, और कंक्रीट की सतह से चिपकनी नहीं चाहिए ये। अब नेक्स्ट है मजबूती। अब जो इसके जो सपोर्ट हैं या फिर टेकें हैं, ये मजबूत और दृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि इनके लुढ़क जाने पर जहाँ पूरी संरचना धराशायी हो सकती है। आप लोग समझते ही होंगे इस बात को, और इससे वहाँ पे जो लेबर हम लोगों के काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, उनका जीवन भी संकट में आ सकता है। नेक्स्ट है लागत। अब चूँकि जो हम लोगों की फ्रेमवर्क होता है, पूरे घर का फॉर्म वर्क होता है, ये जो टोटल कॉस्ट होती है ना, उसका लगभग 25 से 35% होता है। तो इसलिए इसके लागत का भी ध्यान रखना चाहिए कि भई ऐसा कोई फर्माबंदी एडजस्टमेंट मत करने लगें कि बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो जाए। अतः एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये मितव्ययी ही होना चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा मानक खंड। अब फर्माबंदी के खंड मानक परिमापों के अपनाने चाहिए, ताकि इनका बार-बार इस्तेमाल हो सके। इसका मतलब ये है कि कोई भी रैंडमली टुकड़ा उठा के उसको फ्रेमवर्क में नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर मानक परिमाप के फर्मे रहते हैं, ये आपके जो परिमाप के जो आप खंड रहते हैं, इनका फ़ायदा ये रहता है कि इनको इनमें बहुत ज़्यादा काट-छाँट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए ये कई बार हम लोगों के यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि हम लोग जब फर्माबंदी करते हैं, तो कौन-कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इसमें ढेर सारे पदार्थ हैं, एक-एक करके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लकड़ी के पटरे, तख्तियाँ, जिन्हें बैटन्स भी कहते हैं, ठीक है? अब इनका काम क्या होता है, वही जब जो ये भी डायरेक्ट कंक्रीट के संपर्क में ही रहते हैं और कंक्रीट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और प्लाईवुड, ये भी जो हॉरिज़ॉन्टल सर्फेसेज़ होती हैं कंक्रीट की, उनमें प्लाईवुड यूज़ किया जाता है। अब एक प्लाईवुड लगभग 6 साढ़े 6 फीट चौड़ा लंबा और 3 से 4 फीट चौड़ा होता है, तो काफ़ी एरिया कवर कर लेता है हम लोगों का। तो प्लाईवुड भी मतलब ज़रूरी होता है हमारे फर्माबंदी में। नेक्स्ट है रेशा युक्त दृढ़ बोर्ड, मतलब इसे फाइबर हार्ड बोर्ड भी कहते हैं, ठीक? और इसके बाद बल्ली हम लोगों के सेंटरिंग के लिए, बाँस भी सेंटरिंग के लिए, ईंट और पत्थर जो छोटे-छोटे गैप होते हैं, जहाँ पे हम लोगों का कुछ
टुकड़ा नहीं सेट हो पाता है लकड़ी के, वहाँ पे हम लोग ईंट या पत्थर रख देते हैं उसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए। नेक्स्ट है ये इस्पात की प्लेट मतलब स्टील प्लेट्स। अब कहीं-कहीं हम लोगों की लकड़ियों के प्लाईवुड या बैटन्स यूज़ होते हैं, कहीं-कहीं स्टील प्लेट्स भी यूज़ होती हैं। इस्पात के एंगल इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो हम लोग अगर प्लाईवुड यूज़ कर रहे हैं या बैटन्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर एक ही जगह पे अपनी बनी रहें, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंगल्स भी यूज़ करते हैं स्टील के। अब कील और रस्सी अब इनका काम ये होता है कि जो हम लोग नीचे से बल्ली लगाते हैं और ऊपर हम लोग अगर प्लाईवुड या फिर बैटन्स लगाते हैं, तो इसी कील से इसी जो लॉग होता है हम लोगों का बल्ली होता है उसी में ठोक दिया जाता है, ताकि आसानी से अब जो इनकी जहाँ जहाँ पे स्थान है इनका, उसी स्थान पे अपने बनी रहें, इधर-उधर ना भाग जाएँ। और खनिज तेल, साबुन व घोल इनको ल्यूब्रिकेटिंग के रूप में यूज़ करते हैं, इसकी सरफेस में डाल देते हैं ऊपर वाली सरफेस में, ताकि हटाते समय ये कंक्रीट से जो इसकी सरफेस है चिपक नहीं जाए, ठीक है? अब फर्माबंदी के प्रकार कौन-कौन से अब देख लेते हैं कि किस-किस टाइप के जो फर्माबंदी होती है, उसके कौन-कौन से प्रकार होते हैं। तो कंक्रीट अवयवों की फर्माबंदी के लिए मुख्यतः 2 पदार्थ कौन-कौन से? एक होता है लकड़ी यानी प्रकाष्ठ और नेक्स्ट होता है स्टील यानी इस्पात। इन्हीं 2 खंडों का यूज़ करते हैं जनरली हम लोग, ठीक है ना? तो एक-एक करके देख लेते हैं। तो पहला है किसका कास्ट की फर्माबंदी यानी कि टिम्बर फॉर्मवर्क। अब कंक्रीट की फर्माबंदी के लिए लकड़ी का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। आप लोग भी देखे होंगे, जितना भी आप लोगों के आस-पास है, मैक्सिमम केस में हम लोग जो जो हम लोगों की जो फर्माबंदी होती है या फिर शटरिंग वगैरह में जहाँ भी जितना भी काम होता है, सब जगह हम लोगों को किस चीज़ का यूज़ होता है? हम लोगों का लकड़ी का ही यूज़ होता है, ठीक है? अब लकड़ी सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाती है और उसे सरलता से किसी भी माप और शक्ल में काटा या जोड़ा जा सकता है, ठीक? और यह सस्ती भी पड़ती है। अब फर्माबंदी के लिए मुलायम व आंशिक उपचारित लकड़ी अच्छी समझी जाती है, ठीक है? तथा फर्माबंदी के लिए सामान्यतः चीर, देवदार, कैल, शीशों यानी इसको शीशों जानते हैं ना? आदि प्रकाष्ठ इस्तेमाल किया जाता है। अब शीशों को हम लोग जो अपने यहाँ जनरली जो नॉर्मल गाँव की भाषा में क्या कहते हैं? शीशों। आप लोग जानते होंगे शीशों, सिरसई जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी की फर्माबंदी जो होती है वो आग, पानी, धूप आदि से शीघ्र नष्ट होने लगती है। इसकी सतह 1-2 बार प्रयोग के बाद खराब हो जाती है और काष्ठ की फर्माबंदी की भीतरी सतह पर प्रयोग में लाने से पहले अलसी का कच्चा तेल पोत देना चाहिए, ठीक है? अब जनरली 2-3 बार ही यूज़ होती है, उसके बाद जो इसकी सरफेस होती है वो खराब हो जाती है और इसमें अलसी का तेल इसलिए पोत दिया जाता है ताकि हम लोगों की जो क सरफेस है वो कंक्रीट से चिपक ना जाए। अब नेक्स्ट है कि जो काष्ठ की फर्माबंदी होती है इसके गुण और दोष क्या-क्या हैं? तो इसके गुण देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जो आपका डिप्लोमा में क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो ऐसे बनेंगे कि जो टिम्बर फॉर्म वर्क है इसके ये क्या होता है? इसके गुण क्या होते हैं? इसके दोष क्या होते हैं? ब्रीफली डिफाइन करिए। तो आप लोगों को ऐसे डिफाइन करना है। इसके गुण क्या होंगे? पहली बात तो ये है कि काष्ठ सभी स्थानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है ना? सबको पता है लकड़ी सब जगह लगभग मिल ही जाती है और यह फर्माबंदी इस्पात की फर्माबंदी सस्ती पड़ती है, भाई अब स्टील का यूज़ करेंगे तो महँगा भी तो होगा। नेक्स्ट है कि काष्ठ की फर्माबंदी शीघ्र और आसानी से तैयार हो जाती है, ठीक है? अब क्योंकि इसकी कटाई-छँटाई से बहुत आसान पड़ती है इसीलिए जल्दी ही इसको आसानी से हम लोग काट काट के जिस शेप में चाहें वैसे शेप में ढाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसे मौके पर ही कंक्रीट अवयवों के परिमाप के अनुसार बना लिया जाता है। बताया ना आसानी से काट लिया जाता है, तो जब काटने और छाँटने में आसानी रहती है तो इसको जो जिस परिमाप में हमें चाहिए हमारा फर्माबंदी उसी परिमाप को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी काट-छाँट सरल है, ओके। अब नेक्स्ट है विशेष ज्यामितीय आकृति की कंक्रीट अवयवों के लिए लकड़ी की फर्माबंदी सरलता से बन जाती है क्योंकि इसकी काटना-छाँट अलग है इसीलिए आसानी से जिस शेप में चाहें उस शेप में बना सकते हैं। नेक्स्ट है काष्ठ का कोई भी टुकड़ा बेकार नहीं जाता है, छोटे से छोटा टुकड़ा भी कहीं न कहीं यूज़ ही हो जाता है। नेक्स्ट है काष्ठ की फर्माबंदी कम वज़नी यानी कि सीधी-सी बात है कि वज़न में क्या होती है? हल्की होती है, ठीक? अब नेक्स्ट हम लोगों का दोष क्या होते हैं? दोष में देख लेते हैं, दोष में क्या होता है? लकड़ी की फर्माबंदी पानी के संपर्क में आने पर फूल जाती है क्योंकि ये तो वाटर एब्ज़ॉर्प्शन होता है ना लकड़ी में इसीलिए भाई वाटर एब्ज़ॉर्ब करेगी तो लकड़ी की जो फर्माबंदी है वो फूल भी जाती है, जिसके कारण कंक्रीट अवयवों के परिमापों व सतहों में दोष आ जाते हैं। अच्छा भाई वाटर एब्ज़ॉर्ब करेगी तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आ ही जाएँगे लकड़ी में। अब फर्मे की भीतरी सतह साफ चिकनी न होने के कारण कंक्रीट अवयवों की ढलाई व संपूर्ति उत्तम नहीं होती है। भाई लकड़ी की जो सतह होती है वो जो उसकी जो सरफेस होता है वो अधिकतर केस में भाई
स्टील की जैसी चिकनाई चिकनाहट तो मिल नहीं सकती ना लकड़ी में। तो इस ये भी एक इसका डिमेरिट ही है। नेक्स्ट है कि इसको बार-बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक बार प्रयोग पर ही इसकी टूट-फूट काफ़ी हो जाती है। अब लकड़ी क्योंकि हाई ड्यूरेबिलिटी तो लकड़ी की होती नहीं है, इसीलिए जब यूज़ करते हैं तो टूट-फूट तो हो ही जाती है इसमें काफ़ी बार। अब नेक्स्ट है, अब इसीलिए 2-3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है? नेक्स्ट है कि यह आग लगने तथा कीटों के प्रयोग से नष्ट हो जाती है। भाई लकड़ी है तो इसमें कीट, दीमक ये सब लगने का डर तो रहता ही है। नेक्स्ट है, लकड़ी की फर्माबंदी की आयु कम होती है। ये तो हम लोगों को पता ही है। अब अगर स्टील के रिस्पेक्ट में देखा है तो इसकी आयु तो काफ़ी कम होती है। अब नेक्स्ट है इस्पात की फर्माबंदी, यानी कि स्टील फॉर्मवर्क। अब इसमें होता ये है कि अब जब बहुत बड़ा काम किया जाता है, जहाँ पे बहुत हाई प्रिसिज़न की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे हम लोग स्टील फार्मवर्क यूज़ करते हैं। और इसमें देखते हैं कि जब बड़े निर्माण कार्यों अथवा जब एक ही फर्मा बार-बार प्रयोग करना हो, तो इस्पात की फर्माबंदी उत्तम रहती है। ठीक है ना? इसकी आयु भी अधिक होती है, ओके। और धातु की फर्माबंदी के लिए इस्पात के एंगल, चैनल, पाइप, आई खंड तथा चादरें प्रयोग की जाती हैं। छत और स्लैब के लिए 0.5 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर माप की इस्पाती प्लेटें जो एंगल के फ्रेम पर वेल्ड होती हैं, प्रयोग की जाती हैं। और प्लेटों के लिए 16 से 14 गेज ये मोटाई है इसकी, जो प्लेट है स्टील की, ठीक है। लगभग 1 पॉइंट जो इसका गेज है, लगभग 1.66 से 2 एमएम की जो मोटी चादरें होती हैं, उनका यूज़ हम लोग करते हैं किसमें, फॉर्मवर्क में। अब टैंकों के लिए पाइप का विशेष रूप प्रयोग किया जाता है। भाई हम लोग वहाँ पे बल्ली भी यूज करते थे ना लकड़ी की, यहाँ पे पाइपों का यूज करते हैं स्टील के फॉर्मवर्क में, क्योंकि ये हल्के व दृढ़ होते हैं और इस्पात के विभिन्न अवयवों को जोड़ने के लिए कपलिंग प्रयोग की जाती है। और इस्पात की फर्माबंदी मानक लंबाई व परिमापों में उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट अब इसका देख लेते हैं कि इसके गुण और दोष क्या हैं। अब समझ में तो आ ही गया इस इस्पात की फर्माबंदी होती क्या है। देखिए अब इसके गुण और दोष एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इनके गुण देख लेते हैं, इसके गुण क्या-क्या होते हैं। तो जो इसका गुण है, इसमें ये है कि इस्पात की जो फर्माबंदी अनेक बार यूज़ की जा सकती है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। अतः आयु की दृष्टि से ये मितव्ययी होती है और इसकी फर्माबंदी लगभग 50 बार तक यूज़ की जा सकती है। जहाँ पे लकड़ी की फर्माबंदी 2 से 3 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाते थे, अब जो इस्पात की फर्माबंदी है, तो उसको हम लोग लगभग 50-50 बार तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट है कि इस फर्माबंदी को लगाना व हटाना सरल पड़ता है और समय भी कम लगता है, क्योंकि यह मानक माप में होती है। अब इसका स्टैंडर्ड साइज़ पहले से ही देखो, पहले दिया हुआ है ना, इसकी मोटाई कितनी होगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। अब लकड़ी में क्या होता था कि लकड़ी में हम लोग जिस जिस साइज़ का हमको खंड चाहिए होता था, तुरंत ही हम लोग काट-छाँट के तुरंत ही बनाते थे। तो इसको हटाना और लगाना इसलिए आसान पड़ता है क्योंकि इसको मानक खंड में रहता है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसमें, कि इसमें जहाँ-जहाँ पे होल होते हैं, वहाँ-वहाँ पे हम लोग नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं जल्दी से, और जब खोलने के टाइम पे आसानी से उसको नट बोल्ट्स को खोल के फर्माबंदी को हटा लेते हैं। इसीलिए ये फर्माबंदी हटाना और इसका लगाना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है, नट बोल्टों को कसना और खोलना सरल पड़ता है, हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट, इस्पात की फर्माबंदी गीली कंक्रीट के संपर्क में आने पर सिकुड़ती व टेढ़ी नहीं होती है। अब चूंकि जो हम लोगों की लकड़ी की फर्माबंदी होती है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए वो सिकुड़न और उसमें थोड़ा बहुत टिल्टिंग या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। पर इस्पात की जो फर्माबंदी उसमें ये सब नहीं होता है। अब इस्पात की शटरिंग जो होती है, कंक्रीट की नमी नहीं सोखती है, ठीक है। इस कारण कंक्रीट की सामर्थ्य में कमी नहीं आती है। नेक्स्ट है, इस्पात की फर्माबंदी की जो भीतरी सतह होती है, समतल चिकनी होती है, अतः कंक्रीट के अवयवों को संपूर्ण जो इसके अवयव होते हैं उसकी संपूर्ति, मतलब जो इनका सरफेस या फिर अपीयरेंस होती है, बहुत उत्तम मिलती है। नेक्स्ट है, इस्पात की फर्माबंदी आग, पानी, धूप, वर्षा आदि से कम प्रभावित होती है, ठीक है। लकड़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी और इसका परिवहन सरल पड़ता है और लगाने में टूट फूट कम होती है। अब चूंकि लकड़ी की जो जो हम लोग की फर्माबंदी होती है, उसमें ये खतरा रहता है कि भाई अगर इस उसकी जो जितनी सहन क्षमता है उससे अगर अगर अधिक ज़्यादा भार हो जाता था तो टूट फूट, मतलब एवरेजली देखा जाए तो लकड़ी में ज़्यादा टूट फूट होती है और जो स्टील के फॉर्मवर्क होते हैं उसमें बहुत कम टूट फूट होती है। अब नेक्स्ट हम लोगों का कौन सा है, इस्पात की फर्माबंदी की जो सेवा अवधि है, मतलब सर्विसबिलिटी होती है, वो भी उसके बाद भी
सर्विस पीरियड के बाद भी क्या होता है, जो इसका स्क्रैप मूल्य होता है वो भी रहता है। अब लकड़ी तो क्या है, ये लकड़ी जब हम लोगों का काम खत्म हो जाए तो लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जला ही सकते हैं। पर जो इस्पात के जो हम लोगों की चादरें होती हैं, इनका कबाड़ी मूल्य भी ठीक ठाक हम लोगों को मिल जाता है, तो इसीलिए इसकी स्क्रैप वैल्यू भी रहती है। अब नेक्स्ट इसकी डिमेरिट्स देख लेते हैं, इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला डिमेरिट्स ये है कि ये बहुत महंगी होती है। भाई स्टील है तो स्टील महंगी होगी, तो पूरा सिस्टम इसका सेट करेंगे वो भी महंगा होगा, अतः छोटे कंक्रीट कार्यों के लिए मितव्ययी सिद्ध नहीं होती है। अब नेक्स्ट है इसकी छोटी-छोटी फिटिंग प्रायः गुम रहती है, जिससे कार्य में बाधा पड़ जाती है। अब चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा फिटिंग की आवश्यकता पड़ती है ना, तो अगर कोई फिटिंग इधर से उधर हो जाती है तो फिर कार्य करने में बाधा पड़ सकती है। और नेक्स्ट है कि इस्पात खंड के संक्षारण के कारण नष्ट हो जाते हैं। अब चूँकि भाई इसमें जंग-वंग भी लगने का चांस रहता है, तो इसीलिए इससे खराब भी हो जाते हैं। अब इस्पात की फर्माबंदी शुद्ध परिमापों में तैयार करने में दिक्कत पड़ती है। अब चूँकि ये ऑलरेडी मानक खंडों में तैयार रहती है, और अब ज़रूरी तो नहीं ना कि हम मानक खंड का ही मकान बनवाएँ। अगर थोड़ा बहुत भी लंबाई और चौड़ाई आगे पीछे हो जाती है तो फिर हमको वहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ सेट करना पड़ता है स्टील की फर्माबंदी के में, एक ये प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट है कि लकड़ी की भांति इसे रंदा लगाकर सही नहीं किया जा सकता है। अब इसमें देखिए, अगर टेढ़ा-मेढ़ा हो गया अगर आपका जो इसकी चद्दर है, तब उसमें क्या है कि लकड़ी का अगर कुछ टेढ़ा-मेढ़ा होता है तो रंदा लगाकर उसकी सरफेस को सीधा कर सकते हैं। अगर ये टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, हथौड़ा से पीट-पीट के ही सही करते हैं, पर फिर उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं रह जाती है। तो ये भी एक इसका डिमेरिट्स ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्षैतिज अवयवों के लिए उभार। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोगों का जो हॉरिजॉन्टल सरफेसेज मतलब छत हो गई, इन सब चीज़ों में अगर फर्माबंदी करते हैं तो इसमें हम लोग जो ढलान देते हैं वो ढलान कितनी कितनी रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए लिखा है, विक्षेपण की दृष्टि जो प्रभाव है इसको कम करने के लिए लंबे पार्ट वाले अवयवों, जो मतलब से बीम हो गया, इन सब की जो फर्माबंदी को उपयुक्त उभार देना चाहिए, तथा धरणों व स्लैबों के लिए जो ये उभार होता है वो लगभग 1:250, ठीक है। और जो कैंटिलीवर धरण होती है इनके लिए 1:50 का वो जो उभार रहता है वो पर्याप्त रहता है। अब इसका मतलब ये समझ गए ना, जैसे छत वगैरह बनाते हैं, अगर छत पे फर्माबंदी करते हैं तो हम लोग जो कैम्बर लेते हैं या फिर जो स्लोप लेते हैं वो 1:50 लेते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, 1:50 का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग छत बना रहे हैं और 250 मीटर लंबी हम लोगों की छत है, कितने, ये छत कितनी लंबी है, 250 मीटर, तो इसमें हम लोग जो स्लोप देंगे वो अगर यहाँ पे 0 है तो इधर 1 मीटर, ये कितनी हाइट होगी, 1 मीटर होगी। तो ये जो स्लोप है ना, इस स्लोप में हम लोग छत ढालेंगे, ताकि अगर पानी पानी वगैरह बरसे तो आसानी से एक कोने से दूसरी कोने में भागते हुए चला जाए पानी, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ फॉर्म वर्क। अब स्ट्रिपिंग टाइम होता क्या है, स्ट्रिपिंग टाइम मतलब ये होता है कि कितने समय तक हम लोगों की कंक्रीट फार्म वो इसमें आपकी जो फर्माबंदी है इसमें रहेगी, और उस कितने समय बाद हम लोगों का फार्म जो फॉर्म वर्क है उसको हटा लिया जाएगा, यही स्ट्रिपिंग टाइम कहलाता है। तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट से तैयार जो प्रबलित कंक्रीट के ढलित विभिन्न अवयवों की फर्माबंदी हटाने की अवधि आईएस कोड में दी हुई है। अब इस अवधि में जो इस्पात की फर्माबंदी के लिए है, ये अवधि फर्माबंदी काल के दौरान तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, और कार्य उपयोगी ढंग पर मतलब तराई भी प्रॉपर होनी चाहिए अगर फॉर्म वर्क हटाने से पहले पहले तक, और इसके जो तापमान है वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। तो हम लोगों के आईएएस कोड में जो क्या-क्या टाइम दिया है वो हम लोग एक तालिका से देख लेते हैं। तो इस तालिका में क्या दिया गया है कि अगर सबसे पहले में अगर कंक्रीट की दीवार है, मतलब वॉल है, पिलर है, स्तंभ है या फिर बीम है या फिर कोई वर्टिकल मेंबर है जिनकी तख्ताबंदी की गई है, तो इसको 16 से 24 घंटे के अंदर हम लोग हटा लेते हैं, ठीक। वर्टिकल मेंबर्स के लिए कितना है, 16 से 24 घंटे। अब आप लोग देखे भी होंगे कि अगर हम लोग जब मकान बनते हैं तो अगर हम लोग वहाँ पे पिलर के लिए फर्मा लगाते हैं तो उसमें करते क्या है कि मिस्त्री हमारे आते हैं, सुबह फर्मा लगा देते हैं, उसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं, फिर वो दिन भर पड़ा रहता है, अगले दिन सुबह आते हैं तो वो फर्मा हटा के फिर ऊपर सेट करके फिर तुरंत कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो लगभग 24-24 घंटे लेते हैं, तो वही इसमें दिया हुआ है कि 16 से 24 घंटे। नेक्स्ट है स्लैब की तली के पटरे, ठीक है? स्लैब की तली, अब स्लैब की तली का मतलब ये है कि जो आपकी जो स्लैब है,
ये कितने दिन में हटाई जा सकती है? तो स्लैब की तली के पटरे हटाए जाते हैं 3 दिन में और धरन के जो पटरे हैं वो हटाए जाते हैं 7 दिन में, ठीक है ना? अब इसमें ये देखिए इसका टेके यथ पुनः स्थान पर लगी रहे मतलब अगर स्लैब है तो इसकी पटरे तो हटा दिए जाएँ पर जो इसके जो टेक है मतलब जो ढूलाबंदी सेंटरिंग है इसकी सेंटरिंग नहीं हटनी चाहिए, खाली इसके नीचे के पटरे हटा देने चाहिए 3 दिन बाद। इसी तरह बीम के पटरे 7 दिन बाद हटा देने चाहिए, पर इसके जो टेके हैं मतलब जो सेंटरिंग वाले जो वर्टिकल मेंबर्स हैं, वो उसको टेक प्रदान किए रहो पर इसकी तली से तो पटरे वगैरह हटा सकते हैं। नेक्स्ट है स्लैब की टेकिंग या प्रॉप, इनको प्रॉप कब हटाया जा सकता है? तो अगर स्लैब 4.5 मीटर या इससे कम है, तो हम लोगों के जो प्रॉप हैं वो 7 डेज़ में हटा देंगे। अगर 4.5 मीटर से अधिक हैं, तो 14 दिन में हटाते हैं, ठीक? इसी तरह धरनों के लिए 6 मीटर लिया जाता है, 6 मीटर से कम है, तो 14 दिन और 6 मीटर से अधिक हैं, तो 21 दिन, ठीक? अब जो ये हम लोगों के टाइम दिया हुआ है कि अवयवों के प्रकार के आधार पे ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं जेईई वगैरह के, इसमें इस जो ये तालिका है इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये तालिका हमेशा जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ये तालिका हमेशा याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स में दिया हुआ है हम लोगों का पहला क्या है कि अगर शीघ्र कठोरी सीमेंट मतलब कि अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो इसको 40% तक जो ये अवधि है उसको घटाया जा सकता है, परंतु किसी भी अवस्था में यह अवधि 24 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक? ये तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में है। नेक्स्ट है कि पटरे हटाने पर जो टेकों की संख्या व दूरी इतनी अवश्य बनी रहे कि संरचना का अचल व चल भार यदि कोई कार्यरत है तो सँभाले रखे। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग पटरे हटा भी दे रहे हैं और प्रॉपर लगे हुए हैं, टेकें प्रॉपर लगी हुई हैं, तो ये ऐसा नहीं कि बहुत कम टेके लगा दें। पर्याप्त मात्रा में टेकें लगी रहनी चाहिए ताकि जो हम लोगों की संरचना है वो खराब ना होने पाए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या है कि अलग-अलग काम के लिए हम लोग कैसे-कैसे फॉर्म वर्क रखते हैं आरसीसी मेंबर्स के लिए वो देख लेते हैं। तो पहला क्या है लिंटल व धरन के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं एक-एक करके लिंटल धरन के लिए और स्लैब के लिए इन दोनों चीज़ों के लिए। तो लिंटल व धरन अब देखिए यहाँ पे एक चित्र से समझते चलेंगे डायरेक्ट। ये क्या है हम लोगों के? ये है बीम के लिए, ठीक है ना? बीम या लिंटर के लिए। तो इसमें लिखा है लिंटल व धरन चूँकि क्योंकि ऊंचाई पर इसकी फर्माबंदी 2 भागों में, एक तख्ताबंदी शटरिंग व दूसरी ठूलाबंदी मतलब सेंटरिंग में बनाई जाती है तथा लकड़ियों की बल्लियों को टेक के रूप में खड़ा करके उनके ऊपरी सिरों पर बत्तों का ब्रैकेट बनाया जाता है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? ये तो है इसकी टेक या प्रॉप, ठीक? यहाँ पे बल्ली खड़ा की जाती है, ठीक है ना? अब ये जो है ना ये छोटे-छोटे फटरे से हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं, उसके ऊपर एक ये पटरा रखते हैं जितना भी हमको चौड़ाई चाहिए इसकी और जितनी गहराई चाहिए उसके हिसाब से इधर पटरे रखते हैं और इसको फिर प्रॉपर एक टाई बोल्ट से जोड़ देते हैं ताकि ये जो इसका मतलब जो इसका शेप है वो शेप खराब ना होने पाए। इसमें अगर कंक्रीट डालते हैं तो इसी शेप में कंक्रीट रहे। तो ये होता है हम लोगों का धरन की फर्माबंदी। नीचे से एक टेक लगा दिया जाता है, किनारे-किनारे ब्रैकेट बना दिए जाते हैं और ये देखिए ये चीज़ सपोर्ट का होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सपोर्ट, ये सपोर्ट देता है किसको? जो आपके जो पार्श्व शटरिंग है इनको सपोर्ट देता है आपको। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है तल तख्ता यानी कि बॉटम प्लैंक्स लिखे हैं, यहाँ पे एक प्लैंक लगा दिया जाता है। तो ऐसे करके हम लोगों का ये बना दिया जाता है धरन के लिए। अब नेक्स्ट है स्लैब के लिए। स्लैब में देखिए सेम इसी तरह किनारे-किनारे क्या देखिए लगा है ना टेक लगी है, प्रॉप लगी हुई हैं। बीच में शटरिंग के रूप में क्या पटरे वगैरह रख दिए गए हैं। पटरे की शटरिंग है, अगर यहाँ पे प्लाईवुड की शटरिंग होती तो यहाँ पे प्लाई के बड़े-बड़े क्या होते हैं प्लाई के बड़े-बड़े खंड रख दिए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ उचित अंतराल पर प्रॉप्ड खड़ी करके उनके उस ऊपरी सिरे पर धारक बत्ते लगाए जाते हैं और इन धारक पर लकड़ी के पटरे पास-पास सटाकर रखे जाते हैं। अब धारक बत्ते होते क्या हैं? देखिए अब चूँकि इतने लंबे तो हम लोगों के पटरे होते नहीं जितनी लंबी छत चाहिए हमको। तो इसमें देखिए बीच-बीच में हम लोग करते क्या हैं कि देखिए लिखा है ना धारक बी बत्ते मतलब कि बियरर्स। अब इसमें होता क्या है कि बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी दूर पे क्या करते हैं यहाँ पे लेके ये ऐसे लगा दिए, फिर एक ऐसे लगा दिए। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से पटरा, यहाँ पे पटरा, यहाँ पे पटरा ऐसे रखते चले जाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे-ऐसे रखते चले जाते हैं। कुल मिला के अब चूँकि जितने लंबाई के हमारे पटरे होते हैं उसी लंबाई के रिस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे नीचे बियरिंग जो आपके ये बत्ते होते हैं
इनको या फिर ब्रैकेट होते हैं उनको लगाते हैं, ठीक है ना। और स्लैब के लिए एक अस्थायी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जाता है जिस पर प्रबलन इस्पात बिछाकर अब इसके ऊपर क्या करते हैं, सरिया बिछाते हैं और उसके बाद फिर कंक्रीट डाल देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है धारकों के ऊपर लकड़ी के पटरों के स्थान पर इस्पात की मोटी प्लेटें भी लगाकर शटरिंग की जाती है। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे पटरे ना लगाएं तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे चाहें तो प्लाईवुड के बड़े बड़े हम लोग सीट लगा सकते हैं या फिर स्टील की शीट लगा सकते हैं सरफेस में, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं कि टी, देखो यहाँ पे टी बीम के लिए एक आपका जो फर्माबंदी दिखाया गया है वही सेम यहाँ पे टेक लगा हुआ है, ये इधर से ब्रैकेट बनाए गए हैं और ये एक जो टी हेड बनाया गया है ये चीज़। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंक्रीट डालते हैं यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे कंक्रीट फैल जाती है तो टी का शेप ले लेती है, जो टी बीम ऐसे ही बनती है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पे स्टिफनर्स लगे हुए हैं ताकि इधर से उधर मतलब भाग न जाएं, ये जो आपके सपोर्ट लगे हुए हैं, ठीक है ना। और ये बियरर्स लगे हुए हैं। अब इस संरचना को आप आसानी से देख के समझ सकते हैं कि जो टी बीम होती है उसके लिए लकड़ी की फर्माबंदी कैसे करते हैं और टी बीम के लिए जो स्टील की फर्माबंदी कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट बनाए गए थे ना, इसी तरह यहाँ पे कपलिंग हमने बताया था ना, जो स्टील की जो फ्रेमवर्क होता है, फॉर्म वर्क होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टील कपलिंग का यूज करते हैं। तो यह देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे एक तो पाइप सपोर्ट के लिए पाइप लगाई गई है और इन्हीं पाइप को अरेंज करके हम लोगों की एक कपलिंग बनाई गई है और कपलिंग में फिर सेट करके देखो यहाँ पे शटरिंग की गई है, यहाँ पे हम लोग कंक्रीट भरते हैं, ठीक। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट है कि बीम स्तंभ के लिए मतलब कि कॉलम के लिए फर्माबंदी कैसे करते हैं। तो लकड़ी के बत्तों को जोड़कर स्तंभ के, अब यहाँ पे एक एक चीज़ समझते चले चलते हैं कि लकड़ी के बत्तों को जोड़कर स्तंभ के परिच्छेद के अनुरूप एक ढांचा बनाया जाता है तथा समतल व साफ सतह प्राप्त करने के लिए ढांचे के भीतरी फलकों पर प्लाईवुड शीट अथवा इस्पाती चादर मढ़ दी जाती है और ढांचों के ऊंचाई की दिशा में पार्श्व स्थिरता प्रदान करने के लिए उचित अंतराल पर योक लगाए जाते हैं, गलपट लगाए जाते हैं, इनको योक बोलते हैं और उनको बोल्टों व पच्चर की से कस दिया जाता है जिससे फर्मा अपने सही आकार में बना रहता है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग शेप के दिए हुए हैं। तो भाई हम लोग करते क्या है कि अब जैसे हम लोगों को अगर गोल चाहिए, गोल अगर हम लोगों को कॉलम बनाना है तो दो पार्ट में डिवाइड रहता है फर्मा, ठीक है ना। दो या चार भागों में डिवाइड भी हो सकता है। अगर बहुत बड़ा हम लोगों का बहुत बड़े डाया का अगर हम लोगों का कॉलम है तो वहाँ पे चार 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 उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। नहीं तो जनरली जो छोटे होते हैं उनमें दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसमें होता ये है, देखिए ये आधा आधा हो गया, अब इधर आधा लिया इधर आधा लिया, इनको जोड़ दिया गया बीच में। तो यहाँ पे हम लोगों का जोड़ने का बना रहता है, यहाँ पे अरेंजमेंट रहता है ताकि इसमें बीच में नट बोल्ट्स लगा के जोड़ सकें। और इसको फिर भी अब नट बोल्ट्स को कसने के बाद भी इसमें उचित अंतराल पर ये आपको दिख रहा है ना योक, ये योक भी लगाते हैं। योक करता क्या है कि सर्कुलर शेप में ही ये योक रहता है और जो इसको इसको मतलब कि प्रॉपर जो इनका स्थिरता है, इनकी जो लैटरल स्टेबिलिटी है वो लैटरल स्टेबिलिटी यही योग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखो गोल के लिए देख रहे हैं, अब इसको अगर प्लान के रूप में देखेंगे तो प्लान देखो ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ना, किनारे किनारे योक लगा हुआ है, बीच में हम लोगों का फर्मा है और इसके बीच में हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हर एक चीज़, ओके। अब इसी तरह ये देखिए यहाँ पे चौकोर के लिए चार यूज होते हैं, ठीक है ना, ये एक ये एक ये एक ये और एक ये, चार चार यूज होते हैं। इनके भी किनारे किनारे हम लोगों की क्या होती है, नट बोल्ट अरेंज कसने के लिए अरेंजमेंट होता है तो अलग अलग कर देते हैं। और फिर किनारे किनारे देखिए लिखा है ना, ये देखिए ये योक, ये देखिए यहाँ भी इस योक से टाइट कर देते हैं ताकि प्रॉपर जो इसको लेटरल लेटरल स्टेबिलिटी है वो इसकी प्राप्त हो सके। अब यहाँ पे देखिए बहुभुजी स्तंभ के लिए दिया हुआ है, अगर आपको बहुभुजी स्तंभ चाहिए, भाई किसी को हेक्सागोनल चाहिए, ऑक्टागोनल चाहिए, तो उसके लिए भी सेम ऐसी व्यवस्था होती है कि मतलब कि अगर आपको हेक्सागोनल चाहिए तो 6 आपके अलग अलग टाइप के फर्मा रहेंगे, इनको कस के फिर किनारे किनारे नट बोल्ट से कस के किनारे फिर योक लगा दिया जाता है ताकि उसको लेटरल स्टेबिलिटी मिली रहे। तो यहाँ पे देख लिया हम लोग कि सर्कुलर और ये आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप का, और ये आपका बहुभुजी मतलब कि हेक्सागोनल ऑक्टागोनल जैसा भी आप चाहें वैसा बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये इनका अरेंजमेंट दिया हुआ है अलग अलग टाइप के कॉलम्स का।
अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट हम लोगों की कंक्रीट की दीवार के लिए फार्माबंदी। अगर हम लोग कंक्रीट की वॉल बना रहे हैं तो वॉल में क्या करते हैं, तो कंक्रीट की दीवार की फार्माबंदी एक चित्र में दिखाई गई है, नीचे चित्र दिया हुआ है। कंक्रीट की मोटाई के अनुरूप ऊर्ध्वाधर जो तख्ते होते हैं वो खड़े किए जाते हैं। अब जितनी मोटाई चाहिए उतना ही गैप बना के हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक ये हो गया तख्ता, एक ये हो गया तख्ता, खड़ा किया गया, और जितनी मोटाई चाहिए हमको, जितनी थिकनेस चाहिए उतनी थिकनेस इनके बीच में रख दी गई है। अब जिनको ऊंचाई व दिशा के अनुपयुक्त अंतराल पर टाई छांटों से कट कस दिया जाता है, ठीक है ना, टाई छड़ों से, देखिए जितना अंतराल चाहिए उतने अंतराल में रख के फिर देखिए टाई बोल्ट्स हैं, ठीक है ना, टाई बोल्ट्स में क्या किया गया, इनको कस दिया गया है। और फर्माबंदी को अपनी सत्य स्थिति में बनाए रखने के लिए उचित दूरी पर नत अवयव या फिर ब्रेसिंग भी लगाई जाती है। ब्रेसिंग होता है ये देखिए, ये जो आपका जो ये सपोर्ट होता है ना, ब्रेसिंग सपोर्ट कहलाता है। अब इनको थोड़े थोड़े अंतराल में ब्रेसिंग सपोर्ट इसलिए लगा दिए जाते हैं ताकि जो इसका जो स्ट्रक्चर वर्टिकल है ये वर्टिकली ही बना रहे, इंक्लाइन ना हो जाए, मतलब कहीं किसी भी एंगल पे झुक ना जाए, इसीलिए हम लोग ब्रेसिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सील क्या है, टाई बोल्ट क्या है, स्टड्स क्या हैं, शीटिंग क्या है, टाई क्लैंप क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं न्यू ब्लॉक। इसी तरह अगर हम लोग की कोई अगर फाउंडेशन ब्लॉक होती है तो फाउंडेशन ब्लॉक में फर्माबंदी इस लगभग इसी साइड इसी तरह की जाती है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि अब जो आपका अगर भाई अभी तक तो हमने बीम का देख लिया, स्लैब का देख लिया, कॉलम्स का देख लिया, वॉल का देख लिया, अलग अलग चीज़ें देख ली ना। अब देख लेते हैं आप एक फिगर से हम लोग पूरे घर का जो व्यू है फॉर्मर का वो देख लेते हैं। देखिए इस तरह का फॉर्मर का व्यू होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉलम लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सपोर्ट है, जितना भी ये बीम्स के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे बीम, यहाँ पे बीम, ठीक है ना, ये पूरा बीम का सपोर्ट लगा हुआ है। अब देखिए बियरिंग्स लगा दी गई है ना, ये वाली जो बियरिंग्स लगाई गई हैं, अब इसके ऊपर क्या है, ये स्लैब के लिए देखो इधर दिखाऊँ ना, प्लैंक्स लगे हुए हैं स्लैब के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना बीम्स के लिए, तो ये बीम्स के लिए हो गए, इधर तख्ते लगा दिए गए हैं प्लैंक्स के लिए, मतलब प्लैंक लगा दिए गए हैं, मतलब कि स्लैब के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट बने हैं ना लकड़ी के, लकड़ी के ब्रैकेट पे हम लोग क्या बीम टिकी रहती है ना, तो वो ये सब चीज़ें यहाँ पे इस वाले फिगर में देख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये सब फिगर हमने इसलिए सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि जो आप लोगों के जितने भी जेई वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। जैसे अभी जो आप लोगों का हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी जेई का सन 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहीं से एक फिगर उठा लिया गया था आपका, ये वाला। एक मिनट हम आपको बताते हैं। जो ये फिगर था आप लोगों का, ये इस तरह का, यहाँ पे ये कॉलम का, वहाँ पे पूछ लिया गया था कि इसमें मतलब देख के बताइए कि कौन सा फिगर हम लोगों का जो आपको ये फॉर वर्क है इसको डिनोट करता है। तो इसीलिए हमने सारे फिगर्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं ताकि अगर आपके एकेडमिक में भी आ जाए कि भाई अगर आप ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीम्स की शटरिंग का जो आप एक सचित्र वर्णन करिए या फिर कॉलम्स की शटरिंग का सचित्र वर्णन करिए, तो आप आसानी से जो ये फिगर है वो आप बना के आसानी से इसको बता सकते हैं कि जो कॉलम होती है उसकी फर्माबंदी कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपके जो ये फर्माबंदी चैप्टर छोटा सा चैप्टर था और इसमें इतना ही पढ़ने को था हम लोगों का। तो आई होप आप लोगों को जो पूरा फॉर्मवर्क वाला चैप्टर है अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।